जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र वंदना चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 21वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा असेंबली बम केस में 6 जून 1929 को सेशन जज की अदालत में दिया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वो ऐतिहासिक बयान जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनमोल दस्तावेज है। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे इस मुकदमे के फैसले की, लेकिन इससे पहले इतना जान लीजिए कि इस केस में बचाव पक्ष की ओर से भी 2 गवाह पेश हुए थे। ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मंसूरी, जो केमिकल विशेषज्ञ थे, और दूसरे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके जाने के समय सेंट्रल असेंबली में मौजूद थे। डॉक्टर मंसूरी ने 7 जून को अदालत में दिए अपने बयान में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहना कठिन है कि बम शक्तिशाली थे और इन्हें हत्या के इरादे से ही फेंका गया था। बमों के टुकड़ों पर कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाना इस बात का सबूत था कि बमों की मारक क्षमता कम थी और यह संयोग नहीं हो सकता था। लेकिन सेशन जज डॉक्टर मंसूरी के तर्कों से प्रभावित नहीं हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय 10 जून को अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने बयान में बताया कि धमाकों के समय वे अपनी सीट नंबर 12 पर बैठे थे। उनके बयान की खास बात थी बोमनजी दलाल की चोट के बारे में। दोस्तों, उस दिन कुल 6 लोगों को चोटें आई थी। इनमें बोमनजी दलाल को छोड़कर बाकी सबकी चोट बेहद मामूली थी। चोट तो दलाल जी की भी गंभीर नहीं थी, लेकिन वे 12 दिन तक हिंदूराव अस्पताल में लेटे रहे। पी.आर. राव ने अदालत के सामने दिए अपने बयान में कहा था कि धमाके के बाद उन्होंने देखा कि चोट लगने से बोमनजी दलाल अर्धमूर्छित अवस्था में थे। दोस्तों, पी.आर. राव बम धमाके के समय सदन में सीट नंबर 33 पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि चोट लगने से बोमनजी दलाल अर्धमूर्छित अवस्था में थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने अपने बयान में बताया कि बम धमाके में चोट लगने के बाद बोमनजी दलाल पूरी तरह होश में थे और उन्होंने उनसे बात भी की थी। लिहाजा जो कोशिश की गई यह दिखाने की कि बोमनजी दलाल को बड़ी गंभीर चोट आई थी, वो अर्धमूर्छित अवस्था में थे, वो सत्य नहीं था। इसी बीच 9 जून को सेशन जज ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बयान के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से, जिनमें बम फेंकने के कारण, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, मजदूरों के शोषण और क्रांति के अभिप्राय और आह्वान की बात कही गई थी, रिकॉर्ड से हटा दिए गए। भगत सिंह को यह अंदाजा पहले से था, इसलिए पूरा बयान पहले ही सभी अखबारों को भिजवा दिया गया था। खैर, 10 जून को अदालत में सुनवाई समाप्त हुई और 12 जून को सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन ने अपना फैसला सुनाया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की धारा 3 में मुकदमा चलाया गया था। अदालत के सामने सवाल था कि क्या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हत्या के इरादे से असेंबली में बम फेंके। हालांकि असेंबली में बम फेंकने की बात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं स्वीकार की थी, लेकिन सजा देने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक था कि इस बात को अदालत में अभियोजन साबित करे। मुकदमे में 6 चश्मदीद गवाह थे: शोभा सिंह, पसरीचा, सीवी ओब्रायन, जीई ओब्रायन, डेविस और क्लिफ। पहला गवाह शोभा सिंह, जिसने कहा था कि उसने दोनों को, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, एक एक बम फेंकते देखा था। दूसरा गवाह था पसरीचा। उसने कहा कि वो किसी को भी बम फेंकते समय नहीं देख सका। तीसरा गवाह था सीवी ओब्रायन। उसने कहा कि उसने केवल दूसरा बम फेंकते समय बटुकेश्वर दत्त को देखा, यानी कि भगत सिंह को इसने भी नहीं देखा। चौथा जीई ओब्रायन। उसने किसी को बम फेंकते हुए नहीं देखा था, ऐसा उसने बयान दिया। 5वां सरकारी गवाह था डेविस। उसने भी किसी को बम फेंकते नहीं देखा था। 6ठा चश्मदीद गवाह था क्लिफ। उसने भी किसी को बम फेंकते नहीं देखा था। तो दोस्तों, केवल शोभा सिंह का कहना था कि उसने भगत सिंह को बम फेंकते हुए देखा, लेकिन
उनकी गवाही कतई विश्वास के योग्य नहीं थी, और ये आप इस सीरीज के भाग 17 में पहले देख चुके हैं। लेकिन सेशन जज को शोभा सिंह के बयान में राजा हरिश्चंद्र दिखाई दिया। अपने फैसले में जज ने लिखा, शोभा सिंह एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं, मेरे पास उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। क्या बात है जी, अगर वो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं, अगर वो प्रतिष्ठित हैं, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। जज महोदय ने इन गवाहियों के आधार पर फैसले में लिखा कि यह पूरी तरह साबित हो गया है कि पहला बम भगत सिंह ने और दूसरा बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। अगला प्रश्न था, क्या बम हत्या के इरादे से फेंके गए? बमों में कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे जो उन दिनों प्राय बमों में पाए जाते थे। उल्टा इन बमों के कुल 117 टुकड़ों में से 77 टुकड़ों पर बम को कमजोर करने वाला कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया था। इसके अतिरिक्त पहला बम पैसेज में गिरा, दूसरा खाली सीटों के नीचे, और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इसके अलावा जज महोदय ने भी माना कि साक्ष्यों का संतुलन बताता है कि बमों में कुछ कैल्शियम कार्बोनेट भी था। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जब्त टुकड़े जिन पर कैल्शियम लगा था धमाके के बाद प्लास्टर लगी दीवारों पर लगे चूने से टकराए होंगे। ये जज कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि 77 टुकड़े जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट लगा था ये दीवारों पर लगे चूने से टकराए और उन दीवारों के चूने से इन पर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। ऐसा जज मान रहा है। और इसके आगे वो जज ये भी कहता है कि मैं इस बात का सबूत पाने में असमर्थ हूं कि बमों की सामग्री क्या थी। यानी यह भी साबित नहीं हो सका कि बमों में क्या विस्फोटक थे। एक और तो जज साहब ये कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फैसले में लिखते हैं कि वह शक्ति जो 1.5 इंच की लकड़ी के चीथड़े उड़ा दे और टीक वुड में घुस जाए, निश्चय ही यदि व्यक्ति के किसी नाजुक अंग में घुस जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए मैं पाता हूं कि बमों की प्रकृति ऐसी थी कि वे थोड़ी दूर पर किसी को जान से मार सकते थे। मैं इस निर्णय पर विशेषज्ञों के मत से नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं के बल पर पहुंचा हूं। साहब, विशेषज्ञों ने कहा उन बातों से साबित नहीं हो सका, ना तो ये कि ये बम बहुत घातक थे, ना ये साबित हो सका इन बमों में क्या विस्फोटक पदार्थ थे। तो फिर सजा कैसे दें? कहते हैं विशेषज्ञों की राय से नहीं, मैं वास्तविक घटनाओं के बल पर कहता हूं कि ये बम इतने शक्तिशाली थे कि किसी की भी जान ले सकते थे। किन वास्तविक घटनाओं की बात करते हैं जज साहब? वे कहते हैं, देखिए, पहले बम से 1.5 फुट के एरिया में लकड़ी का फर्श उखड़ गया था। हकीकत है कि पहले बम से 1.5 फुट के एरिया में लकड़ी का फर्श उखड़ गया था और दूसरे बम से 6 सीटों को कुछ नुकसान हुआ था। लेकिन यह नुकसान भी खूब बढ़ चढ़कर बताया गया। 2 गवाह थे, सरकारी गवाह। एक थे इंस्पेक्टर हस्ट, जिसने धमाकों के बाद वहां के फोटो खींचे। ये दोनों फोटो आप सामने देख पा रहे हैं। दूसरा गवाह था मिस्टर विल्सन, जो पीडब्ल्यूडी में काम करता था, जिसने फर्नीचर रिपेयर करवाया। बचाव पक्ष के वकील ने बहस के दौरान यह विषय उठाया था कि बहुत संभव है कि फोटो खींचने से पहले फर्श को और फर्नीचर को कुछ और खराब कर दिया हो, ताकि फोटो से लगे कि देखिए कितना फर्नीचर खराब हुआ और कितना फर्श टूटा। वहां कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा संभव नहीं है कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने ऐसा कर दिया हो? जानबूझकर लोगों को तो दोबारा घायल नहीं कर सकते थे। अरे बोमन जी दलाल, हल्की चोट आई है, चलिए थोड़ी सी और मार देते हैं, ताकि कह सके कि देखिए बोमन जी दलाल को कितनी चोट लगी। पीआर राव, हल्की सी खरोंच आई थी,
चलिए थोड़ा सा और तोड़ फोड़ देते हैं आपको। क्या ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या करें? फर्नीचर को तोड़ लेते हैं ना। फर्नीचर बेचारा कौन सा बोलकर बताने वाला था कि बम फटे तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाद में तोड़ा गया। फर्नीचर तो नहीं बताएगा। जब सभा कक्ष में 2 बम फेंके गए तब वहां 100 से ज्यादा लोग बैठे थे, लेकिन 5-6 लोगों को मामूली चोट छोड़कर किसी को कोई चोट नहीं आई। फिर मुकदमा कैसे बनाएं? तो चलिए थोड़ी सी सीटों का कपड़ा ही उधेड़ लेते हैं। आसफ अली के इन व्यवहारिक तर्कों को खारिज करते हुए जज साहब लिखते हैं, मैं बचाव पक्ष के विद्वान वकील के इन तर्कों को दरकिनार करता हूं। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हस्ट द्वारा खींची गई तस्वीरें और विल्सन द्वारा बताया गया नुकसान सिर्फ बमों के कारण ही हुआ था। आपने दोनों तस्वीरें देख ली हैं दोस्तों, आपके सामने दोनों तस्वीरें हैं। पहले बम से आप देखिए सामने जहां पर बम फटा, कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं है, इस फोटो को भी देखें तो। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, सीटों का क्या नुकसान हुआ है। अप होल्स्ट्री को उधेड़ा गया है, वो बमों से फटी या खींच दी गई, ये तो वहां पुलिस बता सकती है, हम आप फैसला नहीं कर सकते। लेकिन हालात देखकर यह कहा जा सकता है कि बमों ने इतना लंबा चौड़ा कोई नुकसान नहीं किया था, ना फर्नीचर का और ना लोगों को वो गंभीर चोटें आई थी, जिसका सहारा लेकर इन दोनों को सख्त सजा दी जा रही थी। जज महोदय इसके लिए भी अनुमान लगा लेते हैं। वे कहते हैं पहला बम जिस जगह पर गिरा वहां सोच समझकर फेंका ही नहीं जा सकता। देखिए पहला बम कहां गिरा? पैसेज में। जब डिफेंस ये कहता है कि देखिए जानबूझकर बम को पैसेज में फेंका गया, तो जज साहब कहते हैं जानबूझकर तो वहां फेंका ही नहीं जा सकता जी, पैसेज तो सकरा सा था, वो तो इत्तेफाक होगा कि वो पैसेज में गिर गया, वरना तो लोगों के सर पे फेंक रहे थे। दूसरा बम खाली सीटों पर गिरा था। जज साहब कहते हैं कि खाली सीटों पर इसलिए गिर गया होगा क्योंकि धुएं, पहले बम के धुएं से और आसपास के लोगों की हलचल के कारण बम फेंकने वाले का निशाना चूक गया, इसलिए खाली सीटों की ओर चला गया। यानी कि सब अनुमान लगा रहे हैं कि देखिए जी इरादे तो बहुत खतरनाक थे, सबूत हमारे पास नहीं है, पर हमारा अनुमान है कि इरादे बेहद खतरनाक थे। क्या वैज्ञानिक सोच है दोस्तों। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 4 असेसर थे निर्धारक, और ये चारों वो थे जो सेशन जज साहब ने बहुत सोच समझकर चुने थे। इनके चुनने के पीछे भी बड़ी कहानी थी जिसके बारे में हम भाग 16 में विस्तार से बता चुके। यदि वो वीडियो देखने से चूक गए हो तो जरूर देखिए। इस पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने में वो भी बड़ा काम करता है। सारी कार्रवाई देखने के बाद जज साहब के इन भरोसेमंद 4 असेसर्स की क्या राय थी, सुनिए। पहला असेसर क्या कहता है कि दोनों अभियुक्तों ने हत्या करने की कोशिश की, सभी लोग पहले बम से घायल हुए, चूंकि पहले बम से घायल हुए इसलिए मारने के प्रयास में भगत सिंह ने चोट पहुंचाई, बटुकेश्वर दत्त ने नहीं। दूसरा असेसर कहता है भगत सिंह ने दोनों बम फेंके, भगत सिंह हत्या के प्रयास के दोषी हैं, बटुकेश्वर दत्त नहीं। यानी कि दूसरे असेसर की नजरों में बटुकेश्वर दत्त निर्दोष हैं। तीसरा असेसर कहता है दोनों में से कोई भी हत्या की कोशिश का दोषी नहीं है, दोनों में से किसी की भी नीयत हत्या की नहीं थी। और जज साहब का अपना चुना हुआ असेसर कह रहा है दोनों में से कोई भी हत्या का दोषी नहीं, हत्या की कोशिश का दोषी नहीं है, दोनों में से किसी की भी नीयत हत्या की नहीं थी। और चौथा असेसर क्या कहता है कि बम की प्रकृति ही ऐसी नहीं थी कि वो किसी को मार सकें, अभियुक्तों की मंशा केवल आतंक फैलाना था। यानी कि 4 में से 2 असेसर्स की नजरों में ना भगत सिंह दोषी है ना बटुकेश्वर दत्त दोषी हैं, और तीसरा असेसर उसकी नजरों में केवल भगत सिंह दोषी हैं, बटुकेश्वर दत्त नहीं। चौथा असेसर
वो कहता है कि हत्या की कोशिश तो दोनों ने की, लेकिन भगत सिंह ने जो कोशिश की चोट उससे आई, बटुकेश्वर दत्त के कारण नहीं। लेकिन जज साहब की राय में इन असेसर्स की राय बेमानी थी, इनका भी कोई मतलब नहीं था। उनकी राय में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत हत्या की कोशिश के दोषी थे और दोनों ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत बम फोड़कर गैर कानूनी तरीके और दुर्भावनावश औरों की जिंदगी खतरे में डालने के भी अपराधी थे। इसलिए सेशन जज मिडलटन ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा थी। इससे ज्यादा सजा इन धाराओं में दी ही नहीं जा सकती थी। दोस्तों, असेंबली बम केस की कहानी यहां समाप्त होती है। अगले सप्ताह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ हम भी दिल्ली से लाहौर की यात्रा पर चलेंगे, जहां दूसरा मुकदमा इनका इंतजार कर रहा है। आशा है इस वीडियो में दी गई प्रामाणिक जानकारी आपको रोचक लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। हमें इंतजार रहेगा। अगले सप्ताह शनिवार को शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।